चीज जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, उसी चीज को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एग्जाम में इस चीज की कमी दिखी। इसलिए सोशल में भी ये चीज लागू होती है, साइंस में भी ये चीज लागू होती है, जरूरी है। और क्या है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपके सामने वो क्या वाले क्वेश्चन आ जाना चाहिए, है ना। 5W का जो कॉन्सेप्ट है, क्या है, कहाँ है, कैसा है, सब चीज आ जाना चाहिए वो। क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब। शायद मैंने पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि मुझे सोशल में इसको जरूरी है बताना, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब। हर टॉपिक के पीछे आपको इस तरह से सोचना होगा, और हर टॉपिक को इस तरह से पढ़ना होगा, तब जाके आप पहली बात तो टॉपिक है क्या वो समझ पाएंगे। हर हर एक सब्जेक्ट में जरूरी होता है ये चीज, है ना। अच्छा, इसको करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इस प्रोसेस को करने के लिए पहले बड़ी पिक्चर जिसको देखना बोलते हैं ना, ये बड़ी पिक्चर दिखा रहा होता है, ये चीज जो है वो बड़ी पिक्चर दिखा रहा होता है कि टॉपिक में है क्या। फिर उसके बाद हम जो है उस हमारे दिमाग में कैसा प्रोसेस चलती है नंबर बढ़ाने के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि है क्या चीज, हम पढ़ क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद उससे जुड़ी हुई, चैप्टर से जुड़ी हुई जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा टॉपिक क्या है, टॉपिक के बारे में जाना। टॉपिक के बाद हम जानते हैं कि हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी क्लास में क्या मटेरियल है, हमारी बुक में क्या मटेरियल है वो जानते हैं। और तीसरा जो होता है फिर बुक की मटेरियल, और इन दोनों का यूज करके हम जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो तीसरे स्टेप में होती है, ये तीन स्टेप जो है वो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। ये चीज 12th में भी आपके काम आएगी। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेने वाले हैं यदि, तो कोई भी टॉपिक यदि आप इस तरह से पढ़ते हो तो आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है और काम आने वाला है, और क्वेश्चन बीच में से आएंगे तो आप कर पाओगे। अगर इस तरह से काम नहीं करते हो तो आपका मामला बिगड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद मैं ज्यादा बकवास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि हालत क्या है सोशल में। तो उसके बाद जो है मैं, हाँ, जो नई नई बुक रहेगी, नए वीडियोस वगैरह रहेंगे, वो क्लास में दिखाऊंगा ही मैं आपको। यहाँ पर मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ जियोग्राफी कवर करने के लिए। तो एक बार जियोग्राफी की बुक खोलते हैं अपन और देखते हैं बुक में है क्या क्या। मैं लाइन से, ये अभी एक्चुअली मैंने, 2 मिनट। एक्चुअली हुआ क्या, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया था, तो इसको फॉर्मेट किया है। अब फॉर्मेट किया है तो भैया ने डाल दिया इसमें Windows 10। मुझसे बनता नहीं है, इसलिए भैया का बोला मैंने। और इसमें क्या हो रहा है, जो मैंने आपकी फाइल चेंज चेक वो करी थी, सेव करी थी, वो मैंने एक्सट्रैक्ट की हुई थी। जियोग्राफी बोला ना, मैं जियोग्राफी देखते हैं। व्हाट, अभी सब कुछ नया नया है, इसके कारण से। दो पीपल वेटिंग, नाम क्या है भैया। अच्छा, जल संसाधन खुला है। जो चैप्टर नहीं पढ़ा है वो देखते हैं। जल संसाधन पढ़ चुके हैं, कृषि हो चुका है, ये चैप्टर देखते हैं। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन थोड़े से बोरिंग रहेंगे, लेकिन देखो मैं यहाँ पर एक और सोशल साइंस के स्पेशली एक तरीका बताऊंगा कि टीचर कैसे क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करता है, ऑब्जेक्टिव कैसे ढूंढने की कोशिश करता है।
चलो इसी चैप्टर में सीखेंगे वो चीज अपन, कि कैसे टीचर जो है वो बीच में से ऑब्जेक्टिव खोज देता है, कौन सी चीज जो है उसको अलग लग जाती है, और कैसे हम बड़ी पिक्चर के थ्रू ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से रह सकते हैं ना ऑब्जेक्टिव। हाँ, इसी बीच में ये भी बता रहा हूँ कि मैं जो है इस पे ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा हूँ। मैं सोशल साइंस के हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ बाकायदा, बुक को देखकर, और एक टीचर जैसे जैसे डिजाइन कर सकता है ऑब्जेक्टिव उस हिसाब से कुछ सेंटेंस वाले ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ, तो वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। वो उससे पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर में देख लेते हैं अपन आने क्या वाला है, ताकि अपन इसके लिए तैयार रहें, जबरन में मेहनत ना करें। कोई मुझे बताएगा इसमें इससे क्या आ रहा है? भैया या एक मोहम्मद? 4 नंबर का मैप। भैया 4 नंबर 3 का का? भी आ रहा है और 1 नंबर का भी आ रहा है। प्रिंट कहाँ गया? तीन नंबर का मैप आ रहा है मतलब है ना? अरे यार ये सब इधर उधर हो गए। पक्का हो ना मैप आ रहा है और ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं ना? भैया हाँ एक चार भैया। नंबर का मैप, 3 नंबर का क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव। 4, 3 और एक ऑब्जेक्टिव, ये तो फिर बड़ा चैप्टर हो गया। तो मतलब इसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा, 3 सॉरी, 3 सॉरी, सॉरी, 3, 4 और एक ऑब्जेक्टिव। चैप्टर बड़ा है, समझना होगा अच्छे से, है ना। ऑब्जेक्टिव तो खैर ठीक है बन जाएगा, लेकिन 3 और 4 नंबर के जो है वो क्वेश्चन अपन से बनना चाहिए, और 4 नंबर में मैप आना है। तो मैप में जो है वो खनिज संपदा वगैरह मैप आएगा, इसको अच्छे से करना पड़ेगा। तो देखते हैं, बड़ा चैप्टर है, अपन कितनी मेहनत कर सकते हैं, अपन अपनी पूरी कोशिश करते हैं। एक बार पहले इंट्रोडक्शन देख लें, ताकि अपन मतलब वीडियो देख लें उससे जुड़ा हुआ। देखो वीडियो देखते हैं पहले तो, ताकि बड़ी पिक्चर समझ में आ जाए, फिर उसके बाद चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें से ऑब्जेक्टिव छांटना बताता हूँ, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाओगे, आप अब तो बहुत कम टाइम मिलेगा। क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर 4 के 5, 5 भाई की पढ़ाई, कुमार एकेडमी लर्नर। वो दीदी का नाम क्या था? ये पढ़ाकू विमान। पढ़ाकू विमान, शायद उन्होंने नहीं बनाया इसका अभी। हाँ नहीं बनाया है, कुमार एकेडमी का है, चलो ठीक है, ये देख लेते हैं। देखते हैं चैप्टर किस बारे में है ना। एनर्जी रिसोर्सेस। पहले हम मिनरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में। मिनरल्स मतलब खनिज, है ना, खनिज और अयस्क सभी जानते हो। तो मिनरल्स के बारे में और एनर्जी सोर्सेज, दो चैप्टर में, दो पोर्शन में बटा हुआ है, मिनरल्स और एनर्जी सोर्सेज। मिनरल्स खनिज कहाँ होते हैं, कौन से होते हैं? खनिज दोनों ही विकास के उसके लिए बहुत जरूरी है, हमारे भौगोलिक स्थिति के लिए। हमारे देश में बोलते हैं ना, विकास कैसे होगा, विकास कैसे होगा, संसाधन चाहिए, संसाधन, तो ये मेन संसाधन है। मिनरल्स और एनर्जी सोर्सेस, ये संसाधन बेच सकते हैं हम, या ये संसाधन का यूज करते हैं, इसी के कारण से इकोनॉमी डेवलप होती है ना। तो इनका इवोल्यूशन करना होता है, तो ये संसाधन मिलना भी चाहिए, है ना, खोजना चाहिए। तो वही इस चैप्टर में देखेंगे, कौन से जो मिनरल्स हैं हमारे देश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या है वो मिनरल्स, और एनर्जी रिसोर्सेस क्या क्या है। तो एक बार देखते हैं। तो मिनरल्स स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, रॉक्स, मिनरल्स और ओर्स का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से सुनना है। तो रॉक क्या? बेसिक अपन को क्या पता है इसके बारे में, रॉक्स, मिनरल्स और ओर्स के बारे में। तो बेसिक हमको ये पता है कि रॉक्स मतलब चट्टानें होती हैं, मिनरल्स मतलब होता है खनिज, और ओर्स मतलब होता है अयस्क। खनिज और अयस्क में अंतर आपको बहुत अच्छे से पता है, साइंस में पढ़ा हुआ अपन ने। खनिज जो है बड़ी मात्रा में, जिसमें बहुत सारे जो है वो धातुएं मिली हुई रहती हैं। ओर्स वो होते हैं जिसमें से धातु को निकालना ज्यादा आसान होता है, उनको अयस्क बोलते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये वाला स्टेटमेंट था, आपको याद होगा क्या थोड़ा होता सा, है? रॉक जब को क्लास अगर हम में पढ़ा हिंदी था भाषा अपन में ने। समझेंगे तो वो होता है चट्टान। ये होता क्या है? दो ठीक या पढ़ा दो है। से ज़्यादा मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, लाइमस्टोन एक ऐसा रॉक है जिसमें एक ही मिनरल पाया जाता है। तो हमने देख लिया कि
रॉक कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मिनरल्स, जो चट्टान होती है वो दो या दो से अधिक खनिजों का मिक्सचर होती है। इसमें एक अपवाद है, चूना पत्थर जो होता है जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ सिंगल मिनरल, वो केवल एक ही मिनरल, एक ही खनिज से मिलकर बना हुआ रहता है, कि मिनरल्स पाए कहाँ पे कैल्शियम जाते से। हैं। अब समझ लेते हैं कि भैया मिनरल्स होते क्या है। तो मिनरल्स होमोजेनियस सब्सटेंस होते हैं। होमोजेनियस मतलब एक ही टाइप के सब्सटेंस से बने हुए होते हैं। और भैया मिनरल्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफाइनेबल होता है, मतलब हम उसको अब खनिज क्या होते हैं? खनिज होमोजेनियस नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस व्हिच हैव डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। होमोजेनस का मतलब होता है एक जैसे, है ना। होमोजेनस और होमो नाम के बहुत सारे शब्द मिलेंगे, है ना। वो बहुत बार यूज होता है होमोजेनस, जैसे इसका शब्द का यूज। होमोजेनस नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस नेचुरली बन रहे हैं। खनिज ऐसे पदार्थ हैं जो कि एक जैसे पदार्थ से मिलकर बने हुए और प्राकृतिक रूप से बन रहे हैं, विच हैव डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। उनके जो आंतरिक संरचना होती है वो बनी हुई होती है, मतलब आंतरिक संरचना डिफाइन की जा सकती है। स्ट्रक्चर फिक्स है उनका, चेंज नहीं होता है स्ट्रक्चर, तो उनको हम खनिज बोलते हैं। डिफाइन कर सकते उदाहरण हैं। के लिए क्या अब है? मिनरल्स के बारे में एक बात याद रखना है, जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं तो मिनरल्स अकेला नहीं पाया जाता है, उसके साथ अदर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जिसको हम इंप्योरिटीज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ओर्स क्या होता है। तो जब मिनरल्स का तो वही बात, खनिज जो है उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई रहती हैं, मिट्टी भी रहेगी, धूल भी रहेगी, रेत भी रहेगी, बहुत सारी चीजें जो है वो मिक्स रहेंगी, तो वो खनिज होते हैं। और ओर्स क्या होते हैं? ओर्स ऐसे खनिज हैं जिसमें धातु का मात्रा ज्यादा है, अशुद्धियां कम है। इसमें अशुद्धियां बहुत ज्यादा रहती हैं, खनिज में अशुद्धियां बहुत ज्यादा रहती हैं, है ना। और अयस्क जो होते हैं उसमें अशुद्धियां कम होती हैं, अयस्क से खनिज को निकालना आसान होता है। कंसंट्रेशन वही सफिशिएंट चीज हो है। ताकि जब हम एक्सट्रैक्ट करें तो वो कमर्शियली वाइबल हो, इसे हम बोलते हैं ओर्स। अब इसको समझते हैं अच्छे से। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी पैसे लगते हैं। अब मान लो मिनरल्स का कंसंट्रेशन 10% है। एक्सट्रैक्शन मतलब कि मिट्टी जो है हमारे पास, मिट्टी में से धातु को निकालना, धातु ऑलरेडी तो है नहीं जमीन पर, उसमें से निकालना होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, शोधन प्रोसेस, शोधन करना। हालांकि उसमें साइंस में जो है वो शोधन प्रक्रिया हटा दिया गया, वाला पोर्शन हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फिर भी बताया जा रहा है आपको कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा और या मिनरल में से जो है वो धातुओं को निकालना होता है। तो इंप्योरिटीज 90% है, तो हमने पैसे लगा दिए एक्सट्रैक्शन करने में। अब देखना, मिनरल्स में केवल जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमको लोहा निकालना है, अगर हम खनिज में से लोहा निकालें तो केवल 10% हमको लोहा मिलेगा, 90% वेस्टेज मिलेगा। लोहे के अलावा चीजें रहेंगी, मिट्टी, धूल, कण, दूसरी धातुएं रहेंगी, वो 90% ज्यादा रहेगा, जबकि लेकिन जो मिनरल्स अयस्क है वो में ये 10% अलग मिलेगा, रहेगा। तो क्या फायदा, एट द एंड हम लॉस में चले जाएंगे। इसीलिए जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कितना कंसंट्रेशन है मिनरल्स का। 80% है, 90% है, तब तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। अब सीबीएसई वाले बहुत ही चालाक है, उन्होंने बोला कि भैया तुमने मिनरल्स तो पढ़ लिया, अब एक क्वेश्चन भी ले लो, मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एक्सप्लेन। तो हम बोलेंगे कि भैया हमने पढ़ तो लिया है, अब हम एक्सप्लेन कर ही देते हैं। देखो सुनो सीबीएसई वालों, एक नंबर, एक टाइनी पिन से लेकर के बड़े बड़े बोल रहे हैं मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इंडिस्पेंसिबल मतलब कि जिसको हमारी जिंदगी से अलग नहीं किया जा सकता है, उनको अलग थलग नहीं किया जा सकता, वो हमारे बिल्कुल अहम हिस्सा बन गए हमारी लाइफ का। तो क्यों, एक क्वेश्चन आता है, बोल रहे हैं सीबीएसई में, तो वो क्यों हो गए खनिज हमारी जिंदगी के सबसे इंपोर्टेंट पार्ट में से क्यों हो गए, है ना। उन्होंने यहाँ पर ये चीज साइंस में आती है, इसमें नहीं पढ़ाई हुई है। मिनरल्स, उन्हीं मिनरल्स से निकालना आसान आसान रहता है या सही रहता है औद्योगिक रूप से, क्योंकि हम खर्चा क्यों करना चाहेंगे ज्यादा, हमारा खर्चा हम चाहेंगे कम से कम हो। तो हम जो धातु निकालते हैं खनिज से, वो ऐसे ही मिनरल्स चूज कर रहे होते हैं या फिर और चूज कर रहे होते हैं, अयस्क चूज कर रहे होते हैं जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा रहती है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, उसका आंसर देख रहे हैं कि खनिज हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है। यकीन मानो, यकीन मानो, ये जो सामने आपको वीडियो दिख रहा है ना, 4 पार्ट देखेंगे एक के बाद एक, ये जो है वो इनमें से ही क्वेश्चन बेसिक रहेगा, क्योंकि ये मोटी पिक्चर है, बड़ी पिक्चर है ना। तो बड़ा क्वेश्चन इनमें से ही आएगा, ध्यान से देख लो वीडियो, और अगर यूट्यूब पे वीडियो देख सको इस चैप्टर का तो देख लेना, क्योंकि समझना जरूरी है। 4 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, उसका मोटा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो जहाज फ्रॉम तक या टाइनी फिर पिन टू बिग शिप, कार, बस, ट्रेन, ब्रिज, एरोप्लेन एक्सेट्रा। तो हमारे जो है आसपास इतनी सारी चीजें हैं, अगर पिन से लेकर एक बड़े से जहाज देख लें, ऑल मेड ऑफ मिनरल्स, सभी जो है वो खनिजों से मिलकर बने हुए हैं। इवन द फूड वी ईट कंटेन मिनरल्स, जो हम खाना खा रहे होते हैं उसमें भी खनिज मौजूद हैं। Fossil fuel like coal, petroleum, these minerals are also important for industries and energy production। तो जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो, जैसे कोयला और पेट्रोलियम जो है, वो भी एक प्रकार के खनिज हैं, और उनसे ही जो है हम जो औद्योगिक होती हैं उसमें जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसके साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो है उसकी बहुत सारी जरूरत होती है। तो इतनी सारी चीजें हैं जहाँ पर खनिज पाए जा रहे हैं,
तो आप खुद सोचो, जरूरत तो है ही, जाहिर सी बात है। अच्छा, साइंस में हम इसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, है ना। ये सभी खनिज जो है वो मोस्टली, मैं सभी नहीं बोल सकता, लेकिन मोस्टली सभी ये जो है वो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, कार्बन की प्रॉपर्टी। यहाँ सोशल में हम क्या देख रहे होते हैं, सोशल में हम इकोनॉमिक की दृष्टि से देख रहे होते हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है उसकी नजर से देख रहे होते हैं। तो खनिज जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, मिनरल्स जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, वो हमारी लाइफ में इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी छोटी से छोटी चीज जो है उससे बड़ी से बड़ी चीज जो है खनिज से मिलकर बनी हुई है। खाने में खनिज है, एनर्जी में खनिज है, सब जगह खनिज ही खनिज है ना। पॉइंट हम लिख देंगे तो। लेकिन भैया इतना आसानी से सीबीएसई वाले छोड़ते नहीं है, वो बोलेंगे कि भैया तुमने मिनरल्स पढ़ लिया है, ठीक है, अब अकरेंस ऑफ मिनरल्स बताओ, मतलब कहाँ कहाँ पे मिनरल्स पाया जाता है। तो हम बोलेंगे हाँ, इस पे मैप बनेगा, मैप आपको जो है इसमें पता होना चाहिए, अकरेंस ऑफ मिनरल्स। तो खनिज, ये तो सिंपल सा था खनिज। अब बोल रहे हैं खनिज, कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं भारत में, ये मैप में आएगा। अगर मैप इसमें से आ रहा है तो इस पे बनेगा क्वेश्चन। तरह के चट्टान पाए जाते हैं, मतलब रॉक्स पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। तो भैया वेन्स एंड लोड्स में 2 रॉक याद रखने हैं, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस आग्नेय चट्टाने और मेटामॉर्फिक रॉक्स को जो है वो मेटामॉर्फिक को एक तो देख लेंगे अभी, हिंदी में अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हिंदी में क्या बोलते हैं, 2 प्रकार की चट्टाने, वेन्स एंड लोड्स। रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में जो क्रैक्स होते हैं वहां पे मिनरल्स पाया जाता है। ये जो मिनरल्स है ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, मॉल्टन फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। अब अगर स्मॉल बोरे कहाँ पाए जाते हैं, किस अवस्था में पाए जाते हैं मिनरल्स, उस पे बात कर रहे हैं। चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे ऑयल होता है ना, कच्चा तेल मिनरल है और वो तेल के फॉर्म में पाया जा रहा है, चट्टानों के बीच फंसा रहता है वो। आपको बताया मैंने, जीवाश्म ईंधन जब बनता है तो कोयला पेट्रोल ऊपर ले जाते हैं, जो ऑयल जो रहता है वो नीचे चला जाता है, रॉक्स के बीच में फंस जाता है। गैस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसी गैस का भंडार हो सकता है, मिलते हैं कई जगह पर। जो है कहीं ना कोई गैस का भंडार मिल जाता है, आसानी से तो नहीं लेकिन मिल जाता है भारत में। अब जैसे उदाहरण के लिए ले लो आप, नैना देवी जो सॉरी ज्वाला देवी जो है अपने यहाँ उत्तराखंड में, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में वहीं पर है, वहां पर जो है वो लगातार आग जल रही है, वो ज्वाला देवी जो है वहां पर आग जल रही है। तो जाहिर सी बात है वो आग जल रही है तो कोई ना कोई गैसेस होंगी ना, वहां पर गैस का भंडार होगा जो खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन आज ना, हो सकता है वो बहुत ज्यादा बड़ा गैस का भंडार हो, आज नहीं खत्म हो रहा, हो सकता है बाद में खत्म हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो है वहां पर खुदाई वगैरह नहीं करने देते हैं, अगर खुदाई वगैरह करी तो वो आस्था वाला मामला आ जाता है। अगर करें तो हो सकता है वहां पर पता चले बहुत बड़ा गैस का भंडार है वहां पर। अकरेंस में हमें मिले तो हम उसे बोलेंगे वेन्स, VEINS। और अगर हमें स्मॉल मात्रा में मिले, बहुत छोटी मात्रा में बोलेंगे तो उसको वेन्स बोलेंगे। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो या समझ वही में आ अगर लार्ज जाएगा। अकरेंस में मिल जाए तो हम उसे बोलेंगे लोड्स, LODES। इसका एग्जांपल हो गया भैया TC बोले तो टिन और कॉपर, और ZL बोले तो जिंक और लेड। अब सीबीएसई वाले यहाँ तो खुश नहीं हो जाएंगे, तो दूसरा पॉइंट भी चिपका देते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा बेड्स एंड लेयर्स। तो लेयर्स को सबसे पहले समझते हैं। लेयर्स क्या होता है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा वेन्स एंड लोड्स, बेड्स एंड लेयर्स। लेयर, ऐसे टाइप का लेयर्स होता है। अब जो हमने 3 तरह का चट्टान पढ़ा था, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक को यहाँ चिपका। सेडिमेंट्री रॉक को रेतीय चट्टाने बोलते हैं, जो चूना पत्थर होता है ना वो सेडिमेंट्री रॉक तो होता है, मिनरल्स पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक अवक्षय में से इन दी बनते फॉर्म ऑफ हैं। बेड्स एंड लेयर्स। अब बेड्स और लेयर्स बनता कैसे है, ये इसलिए बनता है क्योंकि डिपोजिशन होते रहता है मिनरल्स का, मतलब एक लेयर उसके ऊपर एक और लेयर, धीरे धीरे क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है उस एरिया में। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भैया, कोल, जिप्सम, पोटैश सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, ये सब। अब तीसरा पॉइंट, ये भी सही पॉइंट है। मिनरल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ बेड एंड लेयर। बेड मतलब एक के ऊपर एक परत जम जाना, तो परत जम जाती है। अगर कोयले की चट्टानों को आप देखोगे जब खुदाई कर रहे होते हैं तो आप देखोगे एक लेयर, अच्छा मार्बल की तो देखे होंगे सभी ने, जो घरों में मार्बल लग रहा होता है, अगर उसको रॉ मार्बल को देखोगे ना, बहुत अजीब सा शेप होता है उसको, अभी मुझे याद दिलाना, मैं दिखा दूंगा उसको, दिखा दूंगा क्या, दिखाई देता हूँ नहीं तो भूल जाऊंगा। जो मार्बल निकाले जाते हैं, वो देखो किस ओरिजिनल मार्बल जो है वो पहाड़ों से कैसे निकलते हैं लंबे लंबे, फिर उसके बाद कुछ फैक्ट्री में प्रोसेस करते हैं। 10 लोग क्यों चल रहा है। ये इटली की चट्टान है, इटली की कोई सी वीडियो है, अपने इंडिया में भी है, अपने यहाँ जबलपुर का है। ये देखो ऐसे पत्थरों के रूप में निकलता है मार्बल, और इटली का मार्बल बहुत ज्यादा फेमस है, आपने सुना होगा। ये देखो इसको उससे काट रहे हैं, शेप दे रहे हैं अलग अलग रूप में। तो इस प्रकार की चट्टानें देखो लेयर के रूप में दिख रही हैं आपको, चट्टानों के पहाड़ हैं, इनसे जो है वो धमाके किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, फिर रॉ फॉर्म में मार्बल निकालो, देखो कैसे खुदाई चल रही है, पूरा पहाड़ काट डाल रहे हैं। इटली के मार्बल बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। इस तरह से पत्थर निकाले जाते हैं और उसको काटा जाता है, देखो ये काट रहे हैं, उसको शेप दिया जाता है। तो ये इनको बोलते हैं बेड्स और लेयर्स। कोल, जिप्सम, पोटाश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट,
ये सब सोडियम सॉल्ट आप बोल सकते हो, जो हमारा पिंक सॉल्ट होता है ना, वो खदानों से निकलता है और इसी फॉर्म में निकलता है। मैं अभी कुछ दिन पहले इसकी वीडियो देख रहा था, पिंक सॉल्ट कैसे निकाला जाता है। एक्चुअली वो पाकिस्तान में होता है ज्यादातर। तो पिंक सॉल्ट भी चट्टानों से निकाला जाता है, इतना याद रखो। सोडियम सॉल्ट हो सकता है वो, पॉइंट बोल देखते सकते हैं। हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। मतलब होता क्या है, जो हमारा चट्टान होता है, जो रॉक्स होता है, उसमें कंटिन्यूअस वाटर फ्लो होने के कारण जितने भी सॉल्युबल कंपोनेंट्स है, मतलब जो पानी में घुल जाता है, वो सारा बह जाता है पानी के साथ। तो भैया जो रिमेनिंग चट्टान बच जाता है, जो रिमेनिंग रॉक बच जाता है, उससे हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया बॉक्साइट। अब चौथा पॉइंट है हमारा अलूवियल डिपॉजिट। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसी चट्टान के ऊपर से पानी लगातार बहता रहेगा तो उसके जो सॉल्युबल वो है कंपोनेंट्स, मतलब सॉल्युबल चीजें हैं जो उसपे, वो चीजें जो है पानी के साथ बह जाएंगी। जो रह जाएगा वो केवल सिंपल सा एक पत्थर होगा, खनिज होगा। और जैसे बॉक्साइट उसका उदाहरण हो सकता है। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। याद रखना, ये जीके का पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम हमको डायरेक्ट नहीं मिल जाता है मिट्टी से, उसको किसी अयस्क से निकालना पड़ता है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट से, अगर इसको लिखते कैसे हैं वो अगर देखना है तो बॉक्साइट ऐसे लिखा जाता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट, है ना। ये लिखवाया हुआ है मैंने साइंस में वैसे। एलुवियल सॉइल क्या होता है? बार बार बाढ़ आने के कारण जो नए नए सॉइल डिपॉजिट होते हैं, उसे हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल डिपॉजिट्स में जो पहाड़ का बेस होता है, वहां पे मिनरल्स पाया जाता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स। इसका एग्जांपल है हमारा गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। इसकी एक खास बात क्या है, ये एलुवियल 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 डिपॉजिट। अगर आपने गोल्ड माइन देखा हुआ है तो उसमें ये चीज आती है नदी वगैरह में, जहाँ नदियां, जहाँ पर जैसे पहाड़ का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ पर चट्टानों में के बीच में गोल्ड जो है वो पाया जाता है। तो मिनरल्स आर फाउंड इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड बेस ऑफ द हिल्स। तो जो समतल हो जा, जहाँ पर नदियां समतल हो जाती हैं, वो वाले इलाकों में रेतों के बीच वहां पाया जा सकते हैं मिनरल्स। और किसी पहाड़ के तली में, क्योंकि पानी पानी बहुत ज्यादा स्पीड से आता है, ऊपर से गिरता है, वो सब चीजें लेकर आता है ये मिनरल्स वगैरह, और वो डिपॉजिट कर देता है यहाँ पर। वो जमा हो जाती हैं चट्टानों के बीच में, तो वो एलुवियल डिपॉजिट होते हैं। इन्हीं को प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। हिंदी के सब चीजें पता चलेंगी, अभी केवल देखते चलो बस, है ना, ताकि अपन जब पढ़ेंगे तो अपन को बहुत फायदा होगा इससे। गोल्ड, सिल्वर, जल्दी से कोरोड प्लेटिनम नहीं जो होता है, है, मतलब इसमें चित्ती वगैरह नहीं लगता है। ठीक है। अब अब संचालन सीबीएसई नहीं वाले होता, भाई हम जाहिर खुश सी हो गए, बात है, अक्रिय तत्व है सोना, मतलब बहुत कम क्रियाशील है। पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ये सब। अब बात करते हैं हमारा प्यारा सा देश। वास्ट वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन ओशियन वाटर। एक बहुत बड़ा खनिज की मात्रा जो है वो कहाँ पाई जाती है? समुद्र में पाई जाती है। उदाहरण है कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम और ब्रोमीन, है ना। तो ये सब चीजें हैं। ये एक चीज हो गई क्या, अपन ने ये जो देखा, वो क्या देखा है? ये देखा है अपन ने गुण अब बात करते हैं विशेषताएं हमारा प्यारा सा खनिज देश की, इंडिया के बारे में। तो चार। भैया इंडिया के पास बहुत सारे मिनरल्स पाए और इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स है अब वो देख रहे हैं। जाते हैं, और भैया वैरायटीज में पाए जाते हैं। मतलब तुम जो भी मिनरल्स का नाम बोलोगे, सारा हमारे पास अवेलेबल है। मिनरल्स तो हमारे पास बहुत है, लेकिन भैया ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं आपको थोड़ा जूम इन कर दो ना भाई। हाँ, ठीक है, हो गया जूम इन। तो देखो, जो यूपी है ना, यहाँ पे बहुत ही कम मिनरल्स है। महाराष्ट्र में बहुत ही देखो डिस्ट्रीब्यूशन जो है खनिजों का, वो सही ढंग से नहीं है भारत में। कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं पर बहुत कम है। देखो यूपी में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बेचारा इस मामले में निपट गया यूपी। तो महाराष्ट्र में भी बहुत कम है, मध्य प्रदेश में इधर ज्यादा है। यहाँ देखो कितना भयंकर है। जो झारखंड है और ये पश्चिम बंगाल का एरिया, वैसे मेनली झारखंड और उड़ीसा ही है मेन, बहुत ज्यादा। बिहार में भी कम है। कम मिनरल्स है। लेकिन वही देखो भैया, राइट साइड में खचाखच बराबर थोड़ा सा इसकी क्वालिटी बढ़ा दें। अरे यार 480 की क्वालिटी है। है। ठीक है, तो इससे समझ में क्या आता है कि मिनरल्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर मिनरल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मिनरल्स कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे भी पेनिनसुलर रॉक्स पाया जाता है, वहाँ सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। अभी और कोई पूछे कि भैया पेनिसिलिन पेट्रोलियम डिपॉजिट कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में, तो बोल देना भैया कि गुजरात और असम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब सीबीएसई वाले मोस्टली फाउंड इन पेनिसुलर रॉक्स। भारत में जो भी खनिज पाए जाते हैं वो पेनिसुलर रॉक्स वाले एरिया में पाया जाता है। अभी पेनिसुलर रॉक्स हैं क्या, पहले ये तो देख लें। पेनिसुलर रॉक्स इन हिंदी, हिंदी में बताओ भाई, हिंदी का। इतनी आसानी से नहीं, पेनिसुला, जजीरा नुमा, प्रायद्वीप, उपद्वीप, प्रायद्वीप ही बोलेंगे। प्रायद्वीप मतलब नदियां जो पठार बनाती है ना,
पहले वहां वापस से पाए आ गया। जाते हैं। और पेट्रोलियम डिपॉजिट कहाँ पर है हमारे? पेट्रोलियम मतलब कच्चा तेल है? मुझे नहीं लगता। गुजरात और असम। भैया हाँ, आगे बोलो। हेलो, अंशिका, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही आपकी। भैया हाँ। हेलो। हाँ, अब आ रही है। अरे यार। हाँ, बोलो, आ रही है आवाज। इसके पास डिले हो रहा है ऐसा हूँ। बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। गुजरात और असम जो है वो हमारे यहाँ पेट्रोल के डिपॉजिट के लिए यहाँ पर पाए जाते हैं। वो जीके पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन भैया बन मिनरल्स पढ़ सकता है। लिए? हम बोलेंगे हाँ भैया पढ़ लिए। तो वो बोलेंगे लो क्वेश्चन ले लो। फैक्टर्स वी कंसीडर बिफोर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। कितना मार्क्स का भैया? 3 मार्क्स। ओके ओके सर, गुड। 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, फैक्टर्स वी कंसीडर बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स। हम अगर कोई खनिज की खुदाई कर रहे हैं, खनिज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं जमीन में से, तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है और वाकई ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, इंपॉर्टेंट बने। फर्स्ट पॉइंट सर, ओके स्टार्ट। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द ओर। मतलब सर मिनरल्स अकेला नहीं रहता, उसके साथ अयस्क में उस मिनरल की मात्रा कितनी है? ज्यादा मात्रा है तो निकालो, नहीं तो कोई मतलब नहीं अदर निकालने एलिमेंट्स से। भी रहता। तो मिनरल्स का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होता, मतलब 60%, 70%, 80%, 90%, तब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करता। अगर अदर एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता, अदर एलिमेंट्स 90%, मिनरल्स ओनली 10%, तो हम एक्सट्रैक्ट नहीं करता। गुड पॉइंट सर। सेकंड पॉइंट, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। मतलब जब हम मिनरल्स को निकालने जाता तब वो आसानी से निकल जाता, वो हमारा मोटिव होना चाहिए सर। ओके एक्सप्लेन सर। जैसे कि ओशियन वाटर्स के नीचे भी तो मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन हम वहां पे जाके खुदाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी लगाने पड़ेंगे सर, तो हम आसपास से ही जाके खुदाई कर लेते हैं, इसीलिए हम ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब हमें आसानी होना चाहिए। एक्सट्रैक्शन मतलब कि शोधन में, आसानी होना चाहिए। वो हम जैसा उन्होंने बताया उदाहरण में कि हम जो है ये नहीं समुद्र में जाके नहीं, समुद्र में सबसे ज्यादा मिनरल्स है, लेकिन उसमें से निकालना बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है, महंगा पड़ जाएगा हमको उसमें से निकालना। इसलिए उसमें आसानी होना चाहिए, तो हम आसपास ही अपने खनिज को जो है वो निकाल रहे होते हैं, ये भी मिट्टी फैक्टर में से कंसीडर करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर रहे ईज ऑफ होते हैं। एक्सट्रैक्शन का, मतलब आसानी से हम खुदाई कर सकें। गुड पॉइंट सर। थर्ड पॉइंट इज क्लोजनेस टू द मार्केट, मींस माय हाउस इन झारखंड, मार्केट इन केरला, सो आई डोंट गो एंड एक्सट्रैक्ट इन झारखंड एंड गो एंड सेल इन केरला। वेरी बैड सर। ट्रांसपोर्टेशन, टेकिंग ट्रक एंड गोइंग, नॉट गुड सर। बहुत अच्छे से बोल रहे हो। तो क्लोजनेस टू द मार्केट, जहां से निकल रहा है आयस, जहां से निकल रहा है खनिज, वहां से जो ग्राहक है वो ज्यादा दूर तो नहीं है कहीं। मान लो उदाहरण के लिए कोई हम यहाँ से हम अमेरिका खनिज निकालने के लिए जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं, क्योंकि स्टेट तो बहुत पास हो जाते हैं। स्टेट ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो है आजकल कंपनी उठा लेती है, जहाँ पर भी उनको मजदूर सस्ते मिलते हैं वहां पर वो काम करने लगती है, वहां पर शोधन के लिए वहां पर ले जाती है उसको। वो यहाँ से खनिज निकाल लेंगे, दूसरे स्टेट में ले जाने में उनको कोई परेशानी नहीं। क्लोजनेस टू द मार्केट, किसी चीज की खपत किसी मार्केट में ज्यादा है यदि, तो वही चीज, जैसे मान लो उदाहरण के लिए झारखंड में स्टील की फैक्ट्री है, तो लोहा चाहिए। लोहा बनाने के लिए कहाँ से निकलेगा? हेमेटाइट मैग्नेटाइट से निकलेगा। तो आईएस अगर झारखंड के आसपास ही मिल जाए तो कितना बढ़िया हो, क्योंकि स्टील बनाने की फैक्ट्री वहीं पर हो। बस यही देखा जाता है कि मार्केट से क्लोज है कि नहीं है। वेरी बैड। सो व्हाट आई सी, जब हम मिनरल खुदाई, देन आई सी आसपास मार्केट आल्सो इज देयर। गुड गुड गुड, वेरी गुड, यू स्टडीड वेरी वेल, गुड सर, थैंक यू सर। तो चलो ये था हमारा मिनरल्स का पहला पार्ट। आगे हम मिलेंगे, पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, धन्यवाद। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। हमने मिनरल्स का इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है भैया मेटालिक, मतलब जिसमें मेटल्स पाए जाता है। दूसरा है भैया नॉन मेटालिक, जिसमें मेटल्स नहीं पाया जाता है। और मेटालिक को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं फेरस और नॉन फेरस में। फेरस बोले तो जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाता है। जितने भी मेटालिक मिनरल्स होते हैं उसका 75% बोले तो 3/4 फेरस मिनरल से हो जाता है। फेरस मिनरल्स में हमें डिटेल में पढ़ना है आयरन ओर और मैंगनीज के बारे में। अगर नॉन फेरस के बारे में देखें तो इसमें भैया आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, हमारे पास नॉन फेरस मिनरल्स उतना नहीं पाया जाता है। और नॉन फेरस मिनरल्स यूज होता है मेटलर्जिकल में, इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। इसका एग्जांपल है भैया कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, ये सब। और क्या किया उन्होंने? क्यों फेरस और नॉन फेरस में डिवाइड क्यों किया? क्लासिफिकेशन ऑफ
क्लासिफिकेशन हमेशा ही जो है वो इम्पोर्टेंट पोर्शन रहेगा। कुछ भी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन हर चीज का पूछते हैं। तो मतलब क्लासिफिकेशन जिसमें में मेटल्स पाए जाते हैं। मेटेलिक और दूसरा है भैया नॉन नॉन मेटेलिक, मेटालिक, जिसमें मेटल्स जिसमें धात्विक और अधात्विक दो पोर्शन में बांट सकते हैं, धात्विक और अधात्विक। नहीं पाया तो जाता है। और मेटालिक को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं फिर से फेरस और मेटेलिक को और डिवाइड कर सकते हैं, और नॉन फेरस फेरस और में। नॉन फेरस फेरस। बोले तो जिसमें आयरन कंटेंट पाया जाता फेरस आप समझते हो, फेरस मतलब कि आयरन, आयरन अगर है तो वो फेरस में कहलाएगा, अगर आयरन नहीं है तो नॉन फेरस कहलाएगा। देखना मिनरल्स खनिज को दो भागों में बांटा, पहला मेटेलिक नॉन मेटेलिक, धात्विक अधात्विक। धात्विक को फिर से दो भागों में बांट दिया, लोह वाला और अलोह, जिसमें बिना लोह, लोहे के बिना, है ना, उसको शब्द देखेंगे क्या होगा इसमें। और अब देखते हैं फेरस, आयरन कंटेंट ज्यादा होता है जितने जिसमें। भी मेटालिक मिनरल्स होते हैं उसका 75% बोले तो 3/4 फेरस मिनरल से हो जाता है। फेरस मिनरल्स में हमें डिटेल में पढ़ना है आयरन ओर और मैंगनीज के बारे में। अगर नॉन फेरस के बारे में देखें तो इसमें भैया ये पॉइंट याद रख लेना, हम जो इसमें पढ़ रहे होंगे मिनरल्स में, आयरन और मैग्नीज के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ रहे होंगे। आयरन का और मेरे को पहले से ही पता है, आपको भी पता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। मैग्नीज का अभी नहीं पता, देख लेंगे। भारत में भी पाया जाता है मैग्नीज बहुत ज्यादा मात्रा में। अभी जो है हमारे यहाँ बैटरी इस पे ही बनाने पे काम चल रहा है, मैग्नीज पे। जितने भी हम मेटेलिक पढ़ेंगे उसमें थ्री फोर्थ मतलब 4 में से 3 पोर्शन आयरन कंटेंट वाला ही होगा। फेरस फेरस वही होगा खनिज, मतलब लोहा खनिज ही वो सबसे ज्यादा होगा मेटेलिक में। और नॉन मेटेलिक में आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता है। आयरन दूसरी कंटेंट बात, नहीं हमारे होगा। पास नॉन फेरस मिनरल्स उतना नहीं पाया जाता है। और नॉन फेरस मिनरल्स यूज होता है मेटलर्जिकल में, इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। हमारे यहाँ नहीं है नॉन फेरस मटेरियल, जिसमें लोहा की मात्रा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। जो भी खनिज है उसमें लोहे का परसेंट बहुत ज्यादा है। और जो नॉन फेरस मटेरियल होते हैं, नॉन फेरस खनिज बोलेंगे ना, मिनरल्स, नॉन फेरस, NFM मतलब नॉन फेरस मिनरल्स आर यूज्ड इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? मेटलर्जी अभी बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में बता रहा हूँ। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो इसका ताकि एग्जांपल है भैया कॉपर, बॉक्साइट। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन करो फिर से ज्वाइन, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो।